साथियों, आजकल कुछ यूट्यूबर टीचर्स एस्पिरेंट्स को गलत रास्ते पे लगा रहे हैं। बच्चों से कह रहे हैं कि आप सीधे गवर्नमेंट डेटा डाउनलोड करें स्कीम्स और मिशंस का, वहीं से आप पढ़ लें और आपके प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं स्कीम्स के, वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। गाइस, इतनी बड़ी फाइल, ये जो आप फाइल देख रहे हैं, ये खाली एक स्कीम की फाइल है। इस फाइल में अगर आप स्पेसिफाइड नहीं है कि एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, तो आप यकीन माने ऐसे डॉक्यूमेंट्स एक से ज्यादा स्कीम के नहीं पढ़ सकते। आप याद ही नहीं रख पाएंगे। इसमें काफी सारी चीजें अननेसेसरी है जो यूपीएससी के एग्जाम में आपसे पूछी ही नहीं जाएंगी। कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो जर्नलिस्ट जैसे रवीश कुमार की वीडियोस देखते हैं, स्कीम्स के बारे में वहां से जानते हैं। नो डाउट वो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उनकी वीडियोस यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से नहीं बनी। सबसे आसान रास्ता ये कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। जैसे ये अन अकेडमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इस फाइल में टॉपिक वाइज आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, वो कि बहुत अच्छी तरह बने हुए हैं। इसमें अगर मैं डायरेक्टली मिशंस एंड स्कीम सर्च करता हूं तो मेरे को कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद मेरे को पता चलता है कि पर्टिकुलरली चार ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मिनिस्ट्री, जैसे ऑब्जेक्टिव, एम और आउटकम्स। ये चार चीजें ऐसी हैं जो मिशंस और स्कीम्स में अक्सर यूपीएससी हमसे पूछता है। साथियों, आजकल पीयूष गोयल का बयान बहुत ज्यादा चर्चा में है। पीयूष गोयल ने ऐसा कहा कि इंडिया के जो स्टार्टअप्स है वो चाइना से compete नहीं कर सकते। जहां चाइना के स्टार्टअप्स ईवी व्हीकल से डील कर रहे हैं, वही इंडिया के स्टार्टअप्स मोस्टली खाने के रिलेटेड है। साथियों, आपको पता होगा कि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। आने वाला टाइम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से डील करते हैं जो फ्यूचरिस्टिक है। इनके लिए हमें सरकार काफी ज्यादा प्रोग्राम्स बना रही है, काफी मिशंस बना रही है। हमें उन मिशंस के बारे में जानना है। लेकिन साथियों, एक चीज याद रखिएगा, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या बाकी रिन्यूएबल एनर्जी के जो जितने भी मिशंस हैं, स्कीम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इन सब में एक कंपोनेंट कम, वो है क्रिटिकल। साथियों, क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है, उससे अगर हमने रिन्यूएबल एनर्जी की ओर आना है, तो जो हमारा रास्ता होगा वो इन क्रिटिकल मिनरल से होकर गुजर। इनके बिना फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पॉसिबल ही नहीं। आपको ये पता होगा कि इंडिया इन क्रिटिकल मिनरल्स में पहले ही लैग कर। आप चाहे इसे जैसे भी समझे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि क्रिटिकल मिनरल्स में लीडिंग जो कंट्री है वो चाइना है। इसीलिए इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया है, एक मिशन चलाया है, इस क्रिटिकल मिनरल्स के प्रॉब्लम्स को, इनकी डेफिशिएंसी को रिजॉल्व करने के लिए, ताकि इंडिया ये जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है इसमें पीछे ना रहे। इंडिया का जो मिशन है ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, बहुत ही एम्बिशियस मिशन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर है। सबसे पहले मिनिस्ट्री याद रख लीजिए। इस मिशन का मेन एम क्या है? एम ये है कि हमें इंपोर्ट को रिड्यूस करना है, डिपेंडेंसी को क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर। आपको पता होगा, जैसे मैंने कहा, जितनी भी ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, चाहे आप टेस्ला देखेंगे या चाहे आप इंडिया में जो सोलार मिशन है, उन सब में एक चीज कॉमन है, ये क्रिटिकल मिनरल। इस प्रोग्राम में मेन एम ही यही है कि हमने इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना है, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन को, प्रोसेसिंग को एक्सेलरेट करना है, ताकि जैसा मैंने कहा, इंडिया इन टेक्नोलॉजीज में पीछे ना रहे। बजट देखिएगा, 34,300 करोड़ अगले 7 सालों में इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। ये सबसे बड़ा मिशन है जो कंपोनेंट बनेगा विकसित भारत प्रोग्राम का 2047 में, जब हमें आजाद हुए पूरे 100 साल। ये मिशन खाली हमारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी नहीं रिजॉल्व करेगा, उसके साथ साथ ये इंडिया की क्लाइमेट कमिटमेंट्स को भी एड्रेस करेगा। आपको पता होगा कि इंडिया ने ये कहा है कि वो इमिशन को रिड्यूस कर लेगा बाय 45% ऑफ द जीडीपी बाय 2030। जो हमारा 2005 का लेवल था, उसे 45% 2030 तक हम कर देंगे। इसी के साथ साथ इंडिया ये भी कमिट कर रहा है कि हम 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर जो है
वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से 2030 तक प्रोड्यूस कर, यानी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का कंपोनेंट है, 50% उसका जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है 2030 तक, वो नॉन फॉसिल फ्यूल। जैसे आपको पता होगा इंडिया में आज भी काफ़ी जगह ऐसे हैं, जहाँ पर कोल के इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं और उनसे पोल्यूशन होती है। हम ये कह रहे हैं, जैसे सोलार एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ऐसे ऐसे नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन जो है, हमें इंक्रीज़ करनी है 50% तक। आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया ने ये भी कहा है कि 2070 तक इंडिया कमिट कर रहा है कि नेट ज़ीरो एमिशन अचीव कर लेगा। ये भी एक बड़ा योगदान होगा इसमें। इस मिशन के कुछ कंपोनेंट्स हैं। ये कंपोनेंट्स आपको याद रखने, जैसे मैंने कहा कि इंक्रीज करना डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्रिटिकल मिनरल्स की, जो हमारे कंपनीज हैं इस मिशन को पूरा करने के लिए वो एक्वायर करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स को अब्रॉड से। वहीं रिसाइकलिंग क्रिटिकल मिनरल्स की ये हमें बढ़ाई जाएगी। ट्रेड एंड मार्केटिंग इसका एक कंपोनेंट है। इंडिया में ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स का सही यूज हो, इसके लिए हम लोग साइंटिफिक रिसर्च का एक सबसे बड़ा कंपोनेंट हो। वहीं इंडिया की जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसका परफेक्ट यूज करना है इस क्रिटिकल मिनरल के प्रोग्राम में। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि फंडिंग को इस तरीके से किया जाए कि जितने भी फिजिकल इश्यूज है वो बाधा ना बने इस मिशन को अचीव करने के लिए। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन में याद रखने। सॉरी। आप ये पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं। इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी जो आप ब्राइट एलिमेंट्स देख रहे हैं, जिनका कलर ब्राइट किया गया है, ये सारे के सारे क्रिटिकल मिनरल्स। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार क्रिटिकल मिनरल्स पे क्वेश्चन आएगा ही है। वहीं इंडिया ने भी कुछ क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है और इसी के साथ साथ इंडिया ने यह भी बताया है कि इंडिया की पोजीशंस इन क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर क्या है, कि क्या है, हमें ये इंपोर्ट करने पड़ते हैं या एक्सपोर्टेड, या हमारे पास अबंडेंट है। ये सब इंडिया ने अपनी क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में बताया हुआ है। अगर इंपोर्ट करना पड़ता है तो कितने परसेंट हम डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर। जैसे लिथियम है, 100% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। कहां कहां से? चिले, रशिया, चाइना, आयरलैंड, बेल्जियम। कोबाल्ट है, 100% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। चाइना, बेल्जियम, नीदरलैंड, यूएसए, जापान। निकल, ये भी 100% करना पड़ता है। स्वीडन, यहाँ फिर देखिए चाइना, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि चाइना एक मेजर प्लेयर है इन क्रिटिकल मिनरल्स में। यहां पर आप कुछ ये भी देखेंगे कि सिलिकॉन, क्रोमियम, मैंगनीज, ये कुछ ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो हमें बहुत कम इंपोर्ट करने पड़ते हैं। जैसे आप देखेंगे सिलिकॉन 1% से कम, वहीं क्रोमियम 2.5%। तो हमें इन इन ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर भी एम्फोसिस करना है, इनकी टेक्नोलॉजी को भी प्रॉपर्ली हार्नेस करना है। टॉप प्रोड्यूसर्स कौन है? कॉन्गो, चिली, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। जैसे मैंने कहा, चाइना की एक ग्लोबल डोमिनेंस है। उससे आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने इस मिशन को पूरा करने के लिए एक अलग से, अगर आप देखेंगे, जॉइंट वेंचर भी बनाया हुआ है। मेरे को लग रहा है कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी क्रिटिकल मिशन के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा, इसके बेस पर एक ऑप्शन जरूर होगा। प्रोग्राम का नाम है, कंपनी का नाम है काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जो बनाई गई थी रिलायबल सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स टू इंडिया के लिए। ये 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत बनी हुई है। ये जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट की 3 कंपनियों के बीच में। याद रखिएगा, प्राइवेट प्लेयर इसमें इन्वॉल्व नहीं है अभी। 3 गवर्नमेंट की कंपनियां मिलकर इस काबिल को बना रही हैं। कौन कौन सी है वो? नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, एचसीएल, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, एमई। वहीं उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स भी चलाए हुए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स की हुई हैं लॉज में, इसी क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोडक्शन को लेकर।
जैसे गवर्नमेंट ने रिसेंटली 1 साल पहले अमेंड किया था माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2023। इसको गवर्नमेंट ने अमेंड किया ताकि ऑक्शन की जाए क्रिटिकल मिनरल के ब्लॉक्स की। याद रखिए इससे पहले 1957 का एक्ट था, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स की ऑक्शन पॉसिबल ही नहीं थी। अब गवर्नमेंट ने अमेंड किया इसे 2023 में ताकि क्रिटिकल मिनरल्स की भी जो ब्लॉक्स हैं, उनको ऑक्शन किया जाए। बेसिकली ये इसलिए किया गया है ताकि प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो जाए क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोडक्शन में, प्रोसेस आगे बढ़ते। अब आपको एक चीज़ पता है कि हम लोग जब से वो आर्ट आया हुआ है, खास आर्ट आया हुआ है जो चैट जीपीटी से जनरेट हो रहा है, आप देखेंगे पूरे इंडिया का सोशल मीडिया उससे फ्लड हो गया। ऐसे ही कुछ टाइम पहले चाइना ने भी अपना एआई रिलीज़ कर दिया था, डीपसीक। चैट जीपीटी इस टाइम ग्लोबल पार्टनर है, ग्लोबल चैंपियन है। हर एआई का जो भी आप टेक्स्ट देखेंगे, इमेजेस देखेंगे, जो भी आप नई वेंचर देखेंगे, वो कहीं न कहीं चैट जीपीटी से आ रहे हैं। लेकिन चाइना भी इसमें पीछे नहीं है। हमने ये भी देखा कि अमेरिका की जो ट्विटर है, एक्स है, उसका भी अपना एआई है, उसमें इनकॉर्पोरेटेड है, ऐप में ही है। लेकिन क्या आपने अभी तक इंडिया की कोई ऐसी कंपनी देखी है? आंसर है नहीं। इंडिया की कोई भी बड़ी कंपनी ऐसे वाले प्रोडक्ट्स जो इस टाइम पे कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी को ड्राइव कर रहे हैं, हम लोग नहीं देख पा रहे। यानी भारत, इंडिया एआई की इस गेम में पीछे। लेकिन इनके प्रोडक्ट्स जैसे ये वाला आर्ट आप देख रहे हैं, आपने सोशल मीडिया में बहुत सारा देखा होगा, इंडिया में वायरल है। इंडिया जिसे कहीं न कहीं आईटी सेक्टर में बहुत आगे माना जा रहा है, वो एआई की रेस में इस मुद्दे पे आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ चीज़ डिस्कस कर लूँ। अनअकैडमी आपके लिए लेके आए स्पेशल क्लास फेस्टिवल फॉर यूपीएससी बिगिनर्स। जब भी कोई यूपीएससी की तैयारी शुरू करता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी ये होती है कि उसे पता नहीं होता कि हम शुरू क्या करें? कहाँ से शुरू करना है और क्या शुरू करना है? कितना पढ़ना है और क्या-क्या पढ़ना है? वही चीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए 4th अप्रैल से शुरू हुआ, 6th अप्रैल तक चलने वाला ये हमारा फेस्टिवल। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर बिगिनर्स को बताएँगे, आपको यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी। इनफैक्ट मेरे जैसे 90% एस्पिरेंट्स ऐसे और होंगे, जिन्हें पता ही नहीं होगा अपने टाइम पे कि आखिरकार तैयारी शुरू कैसे करनी। एक बेस्ट डील है, फ़ायदा उठा लीजिए। ये आज के शेड्यूल्स हैं, आज क्या-क्या क्लासेस होंगी, सेशंस कैसे होंगे, वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। वहीं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आपको आपके आईएएस का ड्रीम अचीव करना है और आप पर्टिकुलरली किसी एक टीचर से बनना नहीं चाहते, तो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट है। नेटकिडमी की सब्सक्रिप्शन आपको पता है नेटफ्लिक्स की तरह है। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले ली, आप किसी भी टीचर से, किसी भी बैच में पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज तो बैरियर है ही नहीं, जैसे इंग्लिश का 2028 पे अगर आप फोकस करें, हमारे पास नी बैच है, 2027 के लिए आगाज़ बैच, प्योर इंग्लिश मीडियम का, बेस्ट फैकल्टी के साथ इग्नाइट बैच और इंग्लिश का ही 2026 के लिए। आप ये चीज़ें याद रखिएगा कि अगर आपको शुरुआती मटेरियल चाहिए बिल्कुल फ्री में, वो भी आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा। पीवाईक्यूज़ जैसे मैंने कहे थे आपसे, टॉपिक वाइज़ आपको मिल जाएँगे, यूपीएससी की बिगिनर्स किट आपको मिल जाएगी और कंपाइल्ड करंट अफेयर्स 1 साल का डाउनलोड कर लीजिए ऐप से। उसी के साथ-साथ आपको ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट के बारे में भी बता दूँ। अप्रैल 6 को सुबह 9:30 से 11:30 तक जीएस का ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो रहा है और उसके बाद 12:30 से 2:30 तक सीसेट का हो रहा है, प्रॉपर जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। इसमें जो टॉप 10 रैंकर्स हैं, उन्हें फ्री एक्सेस मिलेगी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ की 1 महीने के लिए और टॉप 30 रैंकर्स को सीसेट की फ्री एक्सेस मिलेगी टेस्ट सीरीज़। उसी के साथ-साथ अगर आप इस साल अटेम्प्ट दे रहे हैं, जीएस तो आपका कंप्लीट है और सीसेट में आपको दिक्कत है, तो इंडिया की टॉप सीसेट फैकल्टी मधुकर सर आपको रिवाइज़ कराएँगे सीसेट क्रैश कोर्स में फॉर 2999। एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज़। चलिए अब अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं।
तो मैं ये बात कर रहा था कि इंडिया कहीं न कहीं हम सबको दिख रहा है कि इस एआई की रेस में बहुत पीछे। इसी को रिज़ॉल्व करने के लिए वी हैव इंडिया एआई मिशन। इसी चीज़ को एड्रेस कर ये माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक, मैंने कहा ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप ये याद रखा करें कि मिशन को लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री कौन-सी। इसमें 5 साल के लिए फंडिंग अवेलेबल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस मिशन को अचीव किया जाएगा। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो इंडिया एआई है। ये डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत इंडिया एआई। उसके साथ आपको ये भी बता दूं कि इस एआई मिशन को पूरा करने के लिए इंडिया 10,000 जीपीयूज को डिप्लॉय करेगा। फेज वाइज है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। मेन एम ये है कि इंडिया एक एआई हब बने 2025 तक। इसके स्लोगन्स याद रखेगा, मेकिंग एआई इन इंडिया, मेकिंग एआई वर्क फॉर। ये इसके जो एम्स है आपको याद। आपने ये भी याद रखना है कि जो ये इंडिया एआई नाम का डिवीजन बना हुआ है, ये इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर बनाएगा, इनोवेशन पे फोकस करेगा। उसी के बाद आप देखेंगे इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म भी बनेगा इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। आपको ये भी बता दूं कि मेन फोकस इनका इंडिया एआई कंपनी का डिवीजन का एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर भी होगा, फ्यूचर स्किल्स के ऊपर होगा, और इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, यानी जो फाइनेंसेस, जो स्टार्टअप्स इंडिया में एआई के लिए होंगे, पर्टिकुलरली एआई पे फोकस्ड होंगे, उनको फाइनेंस भी यही इंडिया एआई का। एक चीज और बता दूं, इस इंडिया एआई स्कीम के कुछ पिलर्स हैं, जैसे एआई इन गवर्नेंस, एआई कंप्यूटर एंड सिस्टम्स, डेटा फॉर एआई, एआई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इनोवेशंस, स्किलिंग इन एआई, एआई एथिक्स, गवर्नेंस। ये 6 पिलर्स आप याद रखिए इंडिया एआई के। तो हमारी नेशनल एआई मिशन है, इसके पिलर्स क्या? एआई एंड गवर्नेंस, आपने ऐप तो देखी होगी, बाशनी ऐप डिजिटल इंडिया के अंतर्गत बनी हुई है। एआई कंप्यूटर एंड सिस्टम्स में देयर इज एरावट, इंडिया का एआई सुपर कंप्यूटर है जो सीडीएससी पुणे में बना गया हुआ है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ये सब एआई के जो कंप्यूटर एंड सिस्टम्स वाले पिलर है उसके अंतर्गत चलने वाले प्रोग्राम्स हैं। उसके साथ साथ एआई एथिक्स एंड गवर्नेंस के लिए आपने रेज प्रोग्राम देखा होगा, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ऐसे ही नेशनल क्वांटम मिशन जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया हुआ था क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट मिशन। तो एआई मिशन हमने कर लिया था। एआई कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में कौन कौन से प्रोग्राम्स, उन प्रोग्राम्स के बारे में भी हमने जान लिया था। बस याद रखिएगा, रेज प्रोग्राम किसके लिए, एथिक्स एंड गवर्नेंस के लिए। ओके, एरावट क्या है, सुपर कंप्यूटर है, बाशनी ऐप, ये सब चीजें आप याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले मिशन, नेशनल क्वांटम। अब याद रखिएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग इज द फ्यूचर। ट्रेडिशनल फिजिक्स में अगर मैं आपको बताऊं तो देयर आर टू आउटकम्स, 0 एंड 1। लेकिन जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो देयर आर मोर देन टू आउट। इट यूजुअली डिपेंड्स ऑन द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको मोटे मोटे तौर पर यह समझ में आ गया होगा कि जो हमारा कंप्यूटर है इसके दो आउटपुट होते हैं, 0 एंड 1। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटिंग होती है, इट हैज मोर देन टू आउटकम। वही आप देखेंगे यहां पर, क्वांटम कंप्यूटिंग इज द फ्यूचर। आपने देखा होगा कि कैसे रिसेंटली कुछ सोशल मीडिया पे भी आपने फोटोग्राफ्स देखे होंगे जीपीयू के, सीपीयू वर्सेस जीपीयू की प्रोसेसिंग बता रहे थे। इट इज द फ्यूचर, इट इज द क्वांटम कंप्यूटिंग। इसमें भी इंडिया प्रॉपरली हार्नेस करे अपने पावर को, वी हैव द नेशनल क्वांटम। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया हुआ है। मेन एम इसका क्या है कि क्वांटम फिजिक्स को हार्नेस करना है ताकि नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग एंड सेंसिंग सिस्टम, यानी इंडिया का मेन फोकस क्वांटम कंप्यूटिंग पे ये है कि इंडिया इसको कम्युनिकेशन के लिए और सेंसिंग के लिए यूज, एग्जांपल रिमोट सेंसिंग।
ये डीएसटी के अंतर्गत चल रहा है। आपको पता होगा व्हिच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये चीज़ याद रखिए। अब क्वांटम कंप्यूटिंग की फील्ड अभी तक इंडिया में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पीछे थी, बहुत ज़्यादा लैग कर रही थी। तो इसीलिए इस मिशन को पूरा करने के लिए इंडिया कुछ इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रियल पार्टनर्स को भी साथ में ले रहा है, जो कहीं न कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके साथ लिंक्ड है। मिशन 2023 से 2031 तक चलेगा, यानी 7 साल का मिशन। जैसा मैंने आपसे कहा था कि क्वांटम कंप्यूटिंग आज की जो हमारी जो कंप्यूटिंग चल रही है, जैसे बिट बेस्ड, 0 और 1 बेस्ड, मैं आपसे कह रहा था कि जो आजकल हम कंप्यूटर जो आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर पे वीडियो देख रहे हैं, तो आपका कंप्यूटर बिट बेस्ड है। क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटर्स आर क्यूबिट बेस्ड। जैसे मैंने कहा, इसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन को यूज़ किया जाता है एंड द आउटकम्स कैन बी मोर देन 0 एंड 1। Okay, so quantum computer uses special units called qubits to store and process information. जैसा मैंने कहा, रेगुलर कंप्यूटर्स बिट्स 0 एंड 1 होते हैं, क्यूबिट्स में इट कैन बी बोथ 0 एंड 1 एट द सेम टाइम। ओके, तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। So this can be used in multiple state at once, makes quantum computers different, potentially much more powerful than traditional. इसीलिए जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, ये ज़्यादा पावरफुल हैं हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स। ओके, आप देखेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग, जैसे मैंने कहा, इसमें इंस्टीट्यूशंस को भी बोर्ड किया जा रहा है। ओके, तो 4 थीमेटिक हब्स बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। नेशनल क्वांटम मिशन में अगर क्वेश्चन कहीं से बनता है, वो यहां से बनता है कि 4 थीमेटिक हब्स कौन से हैं और कौन-कौन से इंस्टीट्यूशंस उसमें इन्वॉल्वड हैं। जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, इस थीमेटिक हब को लीड करेगा आईआईएससी बेंगलोर, आईआईएससी बेंगलोर। ऐसे क्वांटम कम्युनिकेशन, इसे आईआईटी मद्रास लीड करेगा। ऐसे ही क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, इसे आईआईटी बॉम्बे लीड करेगा। क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस, ये आईआईटी दिल्ली की कोऑर्डिनेशन के साथ पूरे। यानी इस क्वांटम मिशन को पूरा करने के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के मिशन को पूरा करने के लिए वी नीड 4 कंपोनेंट। हमने क्या किया, इन 4 कंपोनेंट्स को पूरा करने के लिए हमने पार्टनर किया इंस्टीट्यूशंस के। ओके, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस, क्वांटम सेंसिंग एंड। तो इंडिया की 4 टार की 4 इंस्टीट्यूशंस इस 4 पिलर्स को पूरा करेंगी गवर्नमेंट के साथ, और जो हेल्प है वो इंडस्ट्रीज भी करेंगी, जैसे मैंने अब क्वांटम कंप्यूटिंग में एक बार कंपेयर कर लेते हैं इंडिया को बाकी कंट्रीज के। इंडिया ने टोटल जो बिलियंस में जो इन्वेस्टमेंट की है, वो 0.75 है क्वांटम कंप्यूटिंग के मिशन में। चाइना ने $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स खुद 3.75 बिलियन ही इन्वेस्ट किया हुआ है। एक चीज बता दूं, इंडिया में जो पेपर्स पब्लिश हुए हैं, वो अगर आप कंपेयर करेंगे चाइना और अमेरिका के साथ, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पीनट्स है, कुछ है ही नहीं। ओके, तो दिस इज व्हाई इंडिया नीड्स कि क्वांटम कंप्यूटिंग हो या एआई हो, इसकी बोट को अगर हम लोग मिस कर गए, तो इंडिया बहुत लैग कर ले। जैसे मैंने कहा, क्यूबिट्स एकदम से अचीव नहीं होंगे। जो कंप्यूटर्स बनेंगे उसके लिए टारगेट्स हैं। 20 टू 50 क्यूबिट्स 3 साल में पूरा करेंगे, 50 टू 100 क्यूबिट्स 5 साल में, और 50 से 1000 क्यूबिट्स जो कंप्यूटिंग की कैपेसिटी होगी, वो अगले 10 साल में हम लोग पूरे करेंगे। 10 साल में प्रोड्यूस कर, यानी एक थोड़े थोड़े गोल्स करके कि पहले हम 50 क्यूबिट वाले कंप्यूटर्स बनाएंगे, सुपर कंप्यूटर्स बनाएंगे अगले 3 साल में, फिर हम 100 वाले बनाएंगे 5 साल में, 1000 वाले बनाएंगे 10 साल में। तो हमने कहीं ना कहीं एकदम से एक हैवी टारगेट सेट नहीं किया है, हमने टारगेट्स को छोटा छोटा करके डिवाइड किया है। अब बढ़ते हैं आगे, एक और एनवायरनमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मिशन, मिशन बायो बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। ये इस बायो ई3 का पूरा नाम है। बायो ई3
इस बार मेरे हिसाब से फ़िल्म्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आपको पता ही है, बायोटेक्नोलॉजी कंपोनेंट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है आपको हर मिशन में, हर स्कीम में पता होनी चाहिए। बायो सॉरी, बायो ई3 पॉलिसी ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट याद रखिए। बायो ई3, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरनमेंट। यानी इंडिया में अगर हम 3 चीज़ें ले लें, 3 क्षेत्र ले लें जहाँ पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वो है इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट। तीनों को टारगेट कर रहा है बायोटेक्नोलॉजी। तीनों में योगदान देगा बायोटेक्नोलॉजी, और ये योगदान देगा कैसे? उसी के लिए पॉलिसी बनी है। बायो ई3, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर है। मेन एम क्या है? प्रमोट करना हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग। एम याद रखना, द एम प्रमोट हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग। मेन एम क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, जॉब क्रिएशन, ओके, थ्रू एडवांस बायोटेक्नोलॉजी, बायो मैन्युफैक्चरिंग। इसका गोल ये है, अचीव करना है कि $300 बिलियन की बायो इकोनॉमी इंडिया अचीव करे बाय 2030। $300 बिलियन की बायो इकोनॉमी इंडिया बने, बहुत बड़ा एम है। और याद रखिएगा, इंडिया ने अभी तक, जैसे एआई में हम पीछे हैं, ऐसे बायोटेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है, इसको भी प्रॉपर्ली हमने भी यूटिलाइज नहीं किया। अभी करंटली आप देखेंगे 2014 में $10 बिलियन की इंडस्ट्री थी। अभी 2024 में करंटली $130 बिलियन की इंडस्ट्री है बायोटेक्नोलॉजी। इसका एम हमारा ये है कि 2030 तक, अगले 6 सालों में, हमने इस स्कीम के अंतर्गत इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करके बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री को $300 बिलियन पे लेके जाना। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी टेक्नोलॉजी है। आप देखेंगे जैसे 2023-24 के बिजनेस जो बजट आया, उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बात कही थी, ग्रीन ग्रोथ। वो ग्रीन ग्रोथ की जो बात की थी, बेसिकली उसको अचीव करने के लिए ये मिशन इंपॉर्टेंट। आप हम ये कहते हैं कि इंडिया नेट जीरो इमिशन अचीव करेगा, हमने अभी पढ़ा भी। वो बिना बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री को हार्नेस किए हुए पॉसिबल ही नहीं है। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2022 में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ, एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया हुआ था, इसी बायोटेक्नोलॉजी को हार्नेस करने के लिए। इवन हमारे इंटरिम बजट में, 2024 के बजट में, आपने देखा होगा बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री के लिए एक नई स्कीम भी चलाई गई। तो बेसिकली अगर मैं इन सब चीजों को मिलाऊं, तो ये एक अलग से चीज बनती है जिसको हम कहते हैं बायो विजन फॉर भारत ड्यूरिंग अमृतकाल। तो अमृतकाल हमने अचीव करना है, जो हमने इंडिया को इन लाइंस विद ना सिर्फ डेवलपमेंट बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ आगे बढ़ाना है। उसके लिए वी नीड दिस बायो विजन। ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि बायो विजन फॉर भारत के साथ ये अलाइंड है। ह्यूमैटिक्स हम पढ़ते हैं, जैसे बायो बेस्ड केमिकल्स एंड एंजाइम्स की इंडस्ट्रीज, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। फंक्शनल फूड्स एंड स्मार्ट प्रोटीन्स, उसके साथ साथ प्रिसिशन बायो थेरेपेटिक्स, क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन, फ्यूचरिस्टिक मरीन स्पेस रिसर्च। ये कुछ बायो मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग चीजें अचीव करने वाले। गवर्नमेंट का ये फोकस होगा कि जो ये इंडस्ट्रीज हैं, स्पेशली क्लाइमेट रेसिलिएंट, अगर आप एग्रीकल्चर देखोगे, हमारा एग्रीकल्चर अभी भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट पे ही डिपेंड करता है। तो ये एक बड़ी चीज है जो इंडिया में फूड एबंडेंस जो है प्रमोट करेगी। उसी के साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में
इंडिया बायो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाएगी, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाएगी, स्किल करेगी। ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे पास इतने सारे बायोटेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट्स बैठे हुए हैं, उन लोगों को ट्रेन करेंगे हम लोग। एंड सबसे बड़ी चीज़, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, इंटर मिनिस्टीरियल कोलैबोरेशंस रिक्वायर होंगी इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल। तो ये एक बड़ा मिशन है। इसके मेन चीज़ें आपको मिनिस्ट्री और गोल्स याद रखने हैं, क्या-क्या अचीव करना है इंडिया ने। आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ये जैसे मैंने कहा, इंडिया ने नरेंद्र मोदी जी का एक प्रोग्राम था लाइफ नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन, उस सबके साथ अलाइन्ड है। ग्रीन इकोनॉमी 2022 के बजट में मैंने आपसे कहा था, हमने वर्ड सुना, ये सब उन चीज़ों को अचीव कर। तो ज़्यादा इस स्कीम के बारे में अगर आप जानेंगे, तो कहीं न कहीं आप ऐसा होगा कि आप कहीं भी जा सकते हैं नंबर। तो बेटर ये होगा कि जितनी थीम्स हमने डिस्कस की हैं अभी तक, आप इसी को लेकर आगे बढ़ें, इसी की पढ़ाई करें। कि क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस ईयर पैटर्न्स देखेंगे तो मिनिस्ट्रीज, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, आउटकम्स इसी के ऊपर फोकस। अगला मिशन एकदम से एग्रीकल्चर को अगर आप फोकस कर रहे हैं, प्रीलिम्स में एग्रीकल्चर की स्कीम्स को फोकस कर रहे हैं, वैसे इस पे क्वेश्चन आया भी है पहले, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाए। मिशन का नाम है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। इस पे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेशनल मिशन फॉर ऑन नेचुरल, मिनिस्ट्री याद रखेंगे आप, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से डील कर। नेचुरल फार्म, आपको ये वर्ड समझना है, नेचुरल फार्मिंग हुई क्या। यानी जो हम केमिकल्स वगैरह का यूज करते हैं फार्मिंग में, उन सब का यूज किए बिना नेचुरल तरीके से फार्मिंग करनी, इसको बढ़ावा देना जरूरी है हमारे लिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि आज भी अगर आप फर्टिलाइजर्स देखेंगे जो इंडिया यूज करता है, केमिकल्स यूज करता है, काफी सारे तो इंपोर्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो हमारी इनिशियल कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। इसीलिए तो मिशन को हम लोग आगे ला रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इस मिशन के थ्रू इंश्योर करेगा सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड मिले सबको, और फार्मर्स को भी एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इससे और भी फायदे होंगे अगर आप नेचुरल फार्मिंग करते, अगर आप केमिकल्स का यूज नहीं करते, फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते। एक तो किसान की जो इनिशियल कॉस्ट है वो कम होगी। दूसरा अगर आप देखेंगे, सॉइल हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट रेसिलियंस और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये चार गोल्स भी आपके अचीव। एक गोल है इसकी कि इंडिया में 7.5 लाख हेक्टेयर्स जो लैंड है उसको नेचुरल फार्मिंग के थ्रू जो है, हम लोग नेचुरल फार्मिंग के थ्रू उसमें एग्रीकल्चर करें, नेचुरल मेथड्स यूज करें, और आगे आगे ये जो लैंड हेक्टेयर है उसको हम बढ़ाते जाए। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, इससे एग्रीकल्चर से जो सेक्टर से जो इन्वॉल्व लोग हैं उनकी इनकम भी बढ़ेगी। क्योंकि गवर्नमेंट का ये फोकस है कि एक इनिशियल कॉस्ट कम हो जाए, दूसरा अगर सॉइल्स वगैरह की हेल्थ अच्छी है, आप केमिकल वगैरह यूज नहीं कर रहे, तो जो आपका प्रोडक्ट है उसकी दाम भी सही मिलेगी और आपकी सॉइल के ऊपर भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आपको याद रखना है कि नेचुरल फार्मिंग जैसे मैंने कहा केमिकल फ्री फार्मिंग है। ये ट्रेडिशनल नॉलेज, लोकल एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ड्रिवन होता है। जैसे मैंने कहा, इनपुट कॉस्ट को कम कर देता है, सॉइल डिग्रेडेशन वगैरह से बचता है, सेम बात जो मैंने कही। अब एक चीज याद रखना, जब हम केमिकल्स सॉइल में डालते हैं तो कहीं ना कहीं सॉइल में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं। इस नेचुरल फार्मिंग में हम एक और चीज करते हैं जो आप याद रखेंगे, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट ग्रोथ के साथ उसी इकोसिस्टम में सरवाइव करें। यानी कहीं ना कहीं नेचुरल फार्मिंग में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जमीन के अंदर, वो भी इन्वॉल्व। इंडिया में नेचुरल फार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी ने दिया है तो वो दिया हुआ है
इन्होंने। अगर आप याद रखेंगे इनको, अगर आप जानते नहीं हैं, इनका नाम सुभाष पालेकर है। ही इज़ द मेन पर्सन जिनको काफ़ी सारे आप देखेंगे अवार्ड्स भी दिए गए। मेन फेस जिन्होंने प्रमोट किया इंडिया में नेचुरल नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग के, जैसे मैंने कहा अभी 7.5 लाख हेक्टेयर का एरिया इसके अंतर्गत है, उसके बाद बढ़ाया जाएगा। मेन एम है 1 करोड़ फार्मर्स को अगले 2 साल में रीच आउट करना और नेचुरल फार्मिंग के। इसमें काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो भी डेवलप करना पड़ेगा। बिकॉज़ नेचुरल फार्मिंग बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉसिबल नहीं है। सरकार तो जो रीति चलती आ रही है, अगर उसी पे किसानों को छोड़ देगी, तो किसान तो ईज़िली जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह अवेलेबल है, उनको यूज़ करेगी। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स सरकार डेवलप करेगी। 10,000 के करीब ऐसे सेंटर बनेंगे, जो आपको रेडी टू यूज़ नेचुरल फार्मिंग के इनपुट्स। वहीं सरकार मॉडल डेमोंस्ट्रेशन फार्म्स बनाएगी। आप देखेंगे सरकार 2000 ऐसे फार्म्स सेटअप करेंगी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके, जहाँ पर नेचुरल फार्मिंग का यूज़ हो रहा है। ताकि किसान उसे देख के सीख सके कि हाँ, नेचुरल फार्मिंग पॉसिबल है। ये खाली किताबों में लिखने वाली बात नहीं है। इसी के साथ-साथ फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा, जहाँ 18.7 लाख फार्मर्स को ट्रेन किया जाएगा। आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हम दूर-दूर वाले एरियाज़ में, फार फ्लंग एरियाज़ में एग्रीकल्चर को देखेंगे, तो हर जगह रीच आउट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो कहीं न कहीं कम्युनिटी एजुकेशन इस प्रोग्राम को सफल बना सकती है। गवर्नमेंट 30,000 कृषि सखीज़ को डिप्लॉय करेगी, जो जगह-जगह, गाँव-गाँव जाके नेचुरल फार्मिंग के गुण बताएँगे। आपको ये भी बता दूँ कि किसानों के लिए बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनेंगे, जहाँ पर नेचुरल फार्मिंग के लिए जो चीज़ें हैं, तो ये एक बड़ा कंपोनेंट था, एक बड़ी स्कीम है, जो किसानों की इनकम बढ़ा सकती है और हमें कहीं न कहीं नेचुरल फार्मिंग पे ले जा सकती है। इसी फार्मिंग एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एक और मिशन है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ये मिशन कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग, ब्लॉकचेन, ड्रोन्स और रोबोट्स का यूज़ एग्रीकल्चर में करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग, ब्लॉकचेन, ड्रोन, रोबोट्स, यानी जितनी भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन सब का यूज़ करना एग्रीकल्चर में। इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स बने हुए हैं, जैसे एग्रीस्टैक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और सॉइल प्रोफाइल मैप। यानी ये जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, इसके अंतर्गत 3 मेन कंपोनेंट, एग्रीस्टैक्स, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और सॉइल प्रोफाइल मैप। ये याद रख लीजिए। ये डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है क्या? जब मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग, ब्लॉकचेन, ड्रोन्स और रोबोट्स का यूज़ करना एग्रीकल्चर। और ये हम कर कैसे रहे हैं? 3 कंपोनेंट से, जैसे एग्रीस्टैक्स। पहले एग्रीस्टैक्स में आपको बता दूँ, ओके? एग्रीस्टैक में फार्मर को रजिस्टर करना होता है। उनको अपनी गाँव की जियो रेफरेंसेस डालनी होती है। उसके बाद उनको बताया जाएगा कि आपका कौन-कौन सी फसल आप उगा रहे हैं। आप कौन-कौन सी फसल उगा रहे हैं अपनी ज़मीन में, साल में कितनी बार आप सो करते हैं। ये डेटा किसानों से माँगा जाएगा इस ऐप के थ्रू, जिसका नाम है एग्रीस्टैक। इसमें हर फार्मर को रजिस्टर, उसके बाद होगा क्या, जब फार्मर्स रजिस्टर कर लेते हैं अपना आप, तो फार्मर्स को एक आईडी दी जाएगी, जिसे हम फार्मर्स आईडी कहते हैं। जैसे आधार कार्ड होता है। इसे लिंक किया जाएगा उनके लैंड रिकॉर्ड्स के साथ। उससे हमें फार्मर्स का जो पैटर्न है, जो सोइंग पैटर्न है, उसके बारे में पता चलेगा। और वहीं से हम उसी ऐप पे, एग्रीस्टैक पे ही किसानों को बताएँगे वेरियस बेनिफिट्स, जो आप एज़ ए फार्मर अवेल कर सकते हैं। याद रखिएगा, फार्मर आईडीज़ जो हैं डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 6 डिस्ट्रिक्ट्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, गांधीनगर, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु।
ये कुछ ऐसी ऐसी स्टेट्स है जहाँ पर ऑलरेडी सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट चलाकर ये फार्मर आईडीज़ देने शुरू कर, यानी किसान को सीधे एक ऐप खोलनी है, एग्री ऐप, वहाँ पर उसकी रजिस्टर हुआ है, उसका एक नंबर है जैसे आधार नंबर होता है। उसका डेटा प्रोफाइल पड़ा हुआ है कि वो शो क्या करता है, उसके लैंड कितना है, लैंड का रिकॉर्ड भी इसी में आ जाए। उसके बाद जैसे मैंने कहा क्रॉप्स और रजिस्ट्री की जियो रेफरेंसेस होंगी, वो सब इसी ऐप में उसको। सेकंड कंपोनेंट है कृषि डीएसएस, ये देखेंगे आप, कृषि डिसीजन डीएसएस का मतलब है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। किसान का डेटा हमारे पास आ गया, उसकी लोकेशन आ गई, वो क्या-क्या शो करने वाला है वो पता चल गया हमें। अब हम किसान को क्या-क्या प्रोवाइड करेंगे? वेदर प्रोग्राम, क्रॉप इंश्योरेंस, मॉनिटरिंग, ड्राउट मॉनिटरिंग, सॉइल प्रोफाइल, ये सब कुछ, इवन वाटर रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन, सब हम किसान को प्रोवाइड करेंगे। किसान इस कृषि डीएसएस के थ्रू अपना इंश्योरेंस भी अवेल कर सकता है। पूरे इंडिया की सॉइल प्रोफाइलिंग की गई, एक मैप बनाया गया है। इसीलिए तो जियो जियो आपकी टैगिंग की जा रही है किसान की, ताकि जो हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, वो देख सकें कि किसान कौन से वाले रीजन में है, वहाँ पे सॉइल कैसी है, क्या वो जो सोइंग कर रहा है, वो सॉइल के हिसाब से फर्टिलाइजेबल है या नहीं है। दिस इज़ द होल मिशन को हम लोग पूरा करेंगे थ्रू डिजिटल एग्रीकल्चर। 3 ही कंपोनेंट्स है जो आपको याद रखने हैं, वी हैव एक्सप्लेन्ड। उसके बाद आता है मिशन मौसम। याद रखिए कि इससे पहले भी एक मिशन मौसम था, लेकिन ये वाला मिशन मौसम बिल्कुल नया है, इसी बजट में आया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा, ठीक? बेसिकली ये मिशन मौसम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत आता है। ये चीज़ याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। यहाँ पर यूपीएससी आपके साथ खेल सकता है मिनिस्ट्री के नाम पे। मिशन मौसम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत आता है। मेन एम इसका क्या, अगर आप मुझसे, इसका मेन एम ये है कि भारत को वेदर रेडी बनाया जाए, क्लाइमेट स्मार्ट बनाया जाए। जो ये क्लाइमेट चेंजेस और एक्सट्रीम वेदर हम लोग इवेंट्स देख रहे हैं, गर्मी हो रही है तो इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है लोगों की। ठंड पड़ रही है, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि सालों साल का रिकॉर्ड देखो, इतनी ठंड पड़ी नहीं। यानी इंडिया को ऑल क्लाइमेट रेडी बनाना, ये इस मिशन का मेन है। हम लोग ऑलरेडी स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हो रहे हैं वो हम लोग देखते ही हैं। ओके, तो ये 2 फेजेज़ में कंप्लीट होगा। पहला फेज़ 2024 से 2026 तक, दूसरा फेज़ 2026 से 20। मिशन मौसम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जैसे मैंने आपसे कहा कि डेवलप करना कटिंग एज वेदर सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज़, उसी के साथ-साथ हायर रेज़ोल्यूशन एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन बनानी, सैंपल्स कलेक्ट करने। जैसे उत्तराखंड में हम लोग देख रहे हैं, हिमाचल में भी हमने देखे, जहाँ पर लोगों की जान गई इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के करके। इसके लिए सरकार नेक्स्ट जनरेशन रडार्स को और सैटेलाइट्स का यूज़ करेगी। यहाँ पर कहीं न कहीं रोल आता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का, जो पहले ही इस चीज़ को भाँप पाए, वेदर क्या होने वाला है, सर्विलेंस के बेस। दीज़ वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिशन मौसम, और जो गोल है हमारा वो यही है, इंडिया को ऑल क्लाइमेट रेडी बनाना, वेदर मैनेजमेंट के थ्रू लॉस ऑफ लाइफ, एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज, प्रॉपर्टी, इस सबको बचा। एंड इन सब मिशंस में अगर आप देखेंगे, कहीं न कहीं आपने एग्रीकल्चर का मिशन देखा, आपने मौसम का मिशन देखा, सबने में कहीं न कहीं तो जगह भी तो इम्पोर्टेंट है। टैगिंग ज़रूरी है। सरकार को हर एक जगह के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए वी हैव नेशनल जियोस्पाशियल मिशन, ये एक अलग से मिशन है। ये 2025-26 के बजट में हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च की। अगर आप इस मिशन को देखेंगे, तो आपने अभी एग्रीकल्चर मिशन देखा, उससे पहले आपने डिजिटल एग्रीकल्चर देखा, नेचुरल फार्मिंग देखा, सब में कहीं न कहीं आपने जियो टैगिंग वर्ड सुना होगा। अब जियो टैगिंग लिख देने से तो होगी नहीं। वी नीड अ प्रॉपर मिशन फॉर दैट। दिस इज़ द मिशन। नेशनल, इंडिया में कितनी सारी सड़कें बन रही हैं।
कितनी सारी सड़कें, एग्जिस्टिंग सड़कें वाइडन हो रही हैं, रेलवे नेटवर्क्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर नज़र रखना पॉसिबल नहीं है, जब तक जियो टैगिंग ना हो। कहीं न कहीं जो करप्शन होती थी, वो करप्शन भी कम करने का एक सबसे सिंपल रास्ता यही है। इंडिया में लैंड रिकॉर्ड्स को मॉडर्नाइज़ करने का जो इनिशिएटिव है, वो भी तभी पॉसिबल है अगर जियो टैगिंग हो पाएगी। अर्बन प्लानिंग पॉसिबल ही नहीं है कि आपने अर्बन प्लानिंग के लिए दे दिया, आपने कह दिया कि ड्रेनेज बनाएँ, आपने कह दिया सड़कों को वाइडन करें, आपने कह दिया प्लेग्राउंड्स बनाएँ, स्टेडियम्स बनाएँ, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि सरकार को अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स लाने हैं, सरकार के पास लैंड रिकॉर्ड्स भी होने चाहिए, सरकार के पास डेटा भी होना चाहिए। दिस इज़ व्हाई दिस मिशन इज़ सो मच इम्पोर्टेंट। ओके? तो ये जितने भी चैलेंजेज़ आते हैं लैंड डिस्प्यूट्स में, डेवलपमेंट में, सबको ये मिशन रिज़ॉल्व करने का एम रखता है। इसमें जियोस्पैशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा को डेवलप किया जाएगा। आप याद रखेंगे 2030 तक इंडिया की, एटलीस्ट पूरे एरिया की, इंडिया की, हम लोग टोपोग्राफिक सर्वे करेंगे, मैपिंग से करेंगे हाई रेज़ोल्यूशन में, इसी मिशन के अंतर्गत। और यही मिशन यूज़ होगा डिजिटल एलिवेशन मॉडल के लिए पूरे कंट्री के। जियोस्पेशियल पॉलिसी जिसके अंतर्गत ये मिशन आया हुआ है, ये पहले लॉन्च हुई थी। इसमें अगर आप देखिए कहीं न कहीं ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जैसे मैंने कहा कि लैंड देना डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आत्मनिर्भर भारत, ओके, वो भी इसका एक बड़ा गोल है क्योंकि इंडिया का अपना एक जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी होगी। तो दीज़ वर द सम एम्स जो आपको याद रखने हैं इस मिशन के अंतर्गत। आपको ये भी याद रखना है कि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ जैसा आपने अभी भी पढ़ा क्लाइमेट चेंज, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी किया जाता है, क्योंकि हमारा काफ़ी सारा जो बॉर्डर है, आप बांग्लादेश के साथ देखेंगे, तो हम लोग देखते हैं इल्लीगल माइग्रेशन भी हो रही है। उस सब के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ेगा। इसमें जिन टेक्नोलॉज़ीज़ का यूज़ किया जाएगा, वो ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग और ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम का यूज़ टेक्नोलॉज़ीज़ का यूज़। ये था ये मिशन के बारे में। अब बढ़ते हैं उस क्षेत्र की ओर, जहाँ पर इंडिया कोविड में एकदम आगे था और जैसे ही कोविड खत्म हुआ, इंडिया बांग्लादेश से पीछे हो गया। कोविड का अगर आप डेटा उठाएँगे, तो इंडिया टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। हमने काफ़ी सारी नई इंडस्ट्रीज़ देखे, नए प्लांट्स देखे जो टेक्सटाइल्स के लग रहे हैं। जैसे ही कोविड खत्म हुआ, हमने ये देखा कि बांग्लादेश हमसे आगे बन गए। वो अलग बात है कि अभी बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, उन क्राइसिस में वापस से बांग्लादेश पीछे हो गया। आपने देखा होगा रिसेंटली वीडियोज़ भी आए थे, एक इंसान की जो रो रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में जैसे हालात चल रहे हैं, यूनिट सरकार जैसे डिस्टेबलाइज़ हो चुका है बांग्लादेश, उनका वापस से टेक्सटाइल जो है सेक्टर है वो नीचे जा रहा है। तो इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी भी है। लेकिन इंडियन टेक्सटाइल में सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? टेक्नोलॉजी की। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ अभी भी टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर है। अभी भी कहीं न कहीं ट्रेडिशनल रास्ता ही चल रहा है। इसके लिए सरकार ने लाया है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन। इसका जो अगर आप स्लोगन ही देखोगे ना क्या है? वीविंग द फैब्रिक ऑफ इनोवेशन, द फैब्रिक ऑफ ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत है। 2020 में लॉन्च किया गया था। जैसे मैंने कहा था कोविड के टाइम में टेक्निकल टेक्सटाइल्स को इंडिया में अभी आपको बता दूं कि इंडिया 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल्स का। इंडिया के पास 3.9% वर्ल्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में शेयर है। लेकिन 2% ही इंडिया की जीडीपी में योगदान है इस इंडस्ट्री। ये टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। टेक्निकल टेक्सटाइल्स बेसिकली होता क्या है? नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन। टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होता है? टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड प्राइमरी फॉर देयर फंक्शनैलिटी एंड यूज़ रादर दैन, यानी जब टेक्सटाइल्स को बनाया जाए, फंक्शंस को कंसीडर करके, यूज़ को कंसीडर करके, एस्थेटिक्स पे ना जाके कि कितना अच्छा है, कितना फैशनेबल है, उस पे ना जाके जब टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स बनाए जाएँ, मैन्युफैक्चरिंग किए जाए, स्पेशली
फंक्शनैलिटी के ऊपर और यूज़ के लिए, दैट इज़ कॉल्ड टेक्निकल टेक्सटाइल। टोटल 12 कैटेगरीज़ हैं, जहाँ पर आप देखते हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है। जैसे एग्रोटेक, एग्रीकल्चर, बिल्डटेक, कंस्ट्रक्शन वाले, जियोटेक, जियो साइंसेज़ वाले, उनके लिए, मोबिल टेक, जो मोबाइल जैसे डिवाइसेज़ बनाए, स्पोर्ट्स टेक, स्पोर्ट्स वालों के लिए, प्रोटेक, बाकी प्रोफेशनल्स के लिए, पैकटेक, पैकेजिंग एंड लॉजिस्टिक्स वालों के लिए, ओके, इंडुटेक, इंडस्ट्रियल के लिए, होम टेक, जो होम डिलीवरीज़ करते हैं, क्लॉथ टेक, जो क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ में, मेडिटेक, जो मेडिसिनल फील्ड्स, और इकोटेक, व्हिच इज़ फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की फील्ड। यानी इन फील्ड्स में जो लोग हैं, ये जो फील्ड्स आप देख रहे हैं, 12 फील्ड्स, इन 12 फील्ड्स में जो लोग हैं, स्पोर्ट्स में कोई है तो पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स वाले के यूज़ के लिए टेक्सटाइल्स को बना, फैशन के लिए नहीं, शादी विवाह के लिए नहीं। ये एक आसान रास्ता है जब आप जिन फील्ड में लोगों को जो प्रोडक्ट्स चाहिए, वो प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वाले। अगर आपने देखोगे अमेरिका वाले में, इंडिया में तो बहुत कम होता है, पर अमेरिका वाले में आप देखिए कंस्ट्रक्शन वालों की अपनी एक यूनिफ़ॉर्म होती है। डायरेक्टली आप वही प्रोड्यूस करें। ओके, सो दिस इज़ द मेन मिशन, ताकि इंडिया ग्लोबल लीडर बन सके टेक्निकल टेक्सटाइल्स में। ओके, इसमें अगर आप देखेंगे रिसर्च एंड इनोवेशन, एजुकेशन ट्रेनिंग, ओके, इन ये 4 कंपोनेंट्स है जहाँ पर सरकार पैसा दे रही है। कहीं न कहीं इंडिया 2030 तक, जैसे मैंने कहा, एक बड़ी इंडस्ट्री बना सकता है इसको। लेकिन अभी जैसे मैंने आपसे कहा 22 से 24 में आप देखेंगे तो इंडिया का जो टेक्सटाइल है, इम वो डिक्रीज़ हुआ है, इम्पोर्ट डिक्रीज़ हुआ है। लेकिन एक्सपोर्ट में भी हम अभी इतने आगे नहीं हैं। ओके, तो ये था टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं, किस-किस फील्ड में होते हैं, सारी फील्ड्स याद रखिएगा। इनकी मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्टेंट क्यों? गोल्स क्यों? आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियर मिशन की ओर, नेशनल न्यूक्लियर मिशन, न्यूक्लियर मिशन। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट का जो मेजर एम है, वो ये है, हमें नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इसे 50% तक कम कर, हमें रिन्यूएबल सोर्सेज की ओर जाना है। और एक रिन्यूएबल सोर्सेज में, क्लीन एनर्जी में, हमारी न्यूक्लियर एनर्जी भी है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द विकसित भारत। अब बड़े-बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने में हाई कॉर्पस लगता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत होती है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चाहिए। इसीलिए इस मिशन को पूरा करने के लिए इंडिया बनाएगी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, एसएमआरस। बजट में अगर आप देखेंगे 20,000 करोड़ इसके लिए एलोकेट कर दिया गया है। ये प्रोजेक्ट, ये मिशन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है। टारगेट ये है कि 100 गीगावाट्स जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, वो न्यूक्लियर पावर से बाय 2040। अब देखिए अभी तक न्यूक्लियर एनर्जी जो थी, जितने भी आप प्लांट्स देखेंगे वो सरकार के हैं। इस न्यूक्लियर एनर्जी में जो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे, इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इजाजत दे दी गई। हमारा एक गोल है कि 2033 तक हमने 5, एटलीस्ट 5 इंडिजिनियसली डिजाइन्ड और ऑपरेट करके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बने, यानी इंडिया में ही डिजाइन होंगे, इंडिया में ही बनेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनर। जो हमारी प्लेज है, ग्लासगो के बाद हमने देखा था, COP 26 के बाद इंडिया ने प्लेज किया था कि हम अपनी 50% जो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स हैं, वो रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस करेंगे। तो उसको पूरा करने के लिए ये मिशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हम आपको बता दूं कि इंडिया जो है, मैंने जैसा कहा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बना रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसे कहते हैं भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, क्योंकि इंडिजीनियसली ये बनेंगे। ओके, बिल्कुल छोटे रिएक्टर्स होते हैं। भारत स्मॉल रिएक्टर्स 220 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स होते हैं। रिएक्टर्स के टाइप होते हैं, तो ये
220 मेगावाट्स के, ये नंबर याद रखिएगा, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स होते हैं। इनकी सेफ्टी हाई है, परफॉर्मेंस भी हाई रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। प्राइवेट प्लेयर्स क्या करेंगे? वो लैंड देंगे, कूलिंग वाटर देंगे, कैपिटल देंगे। जबकि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई डिजाइन, क्वालिटी, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, ये सब कुछ रिएक्टर का यही देगा। सॉरी। यानी जो प्राइवेट कंपनीज है वो लैंड, कूलिंग वाटर और कैपिटल देंगे। जो बेसिकली टेक्नोलॉजी या डिजाइन है वो एनपीसी है। इसलिए मैंने कहा ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनेंगे। ओके, सो दीज आर द स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो इस मिशन में यूज होंगे। इंडिया ने रिसेंटली न्यूक्लियर एनर्जी में कुछ डेवलपमेंट्स भी हुई। जैसे आपको पता होगा, इंडिया की जो नए डिपॉजिट्स मिले हैं यूरेनियम के, वो जदूगढ़ा माइंस में मिले हुए हैं। वी ऑल्सो हैव सीन इंडिजीनियसली प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हमने काकरा पार गुजरात में इंस्टॉल कर दिए हैं। उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि राजस्थान एटॉमिक एनर्जी का जो प्रोजेक्ट था माही बंसावारा, उसमें भी हम इंडिजीनियसली प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स का यूज करें, क्योंकि पहले ये हमें इंपोर्ट करने। ओके, सो दिस वाज अबाउट नेशनल न्यूक्लियर मिशन। इसी अब रिन्यूएबल एनर्जी के ही रास्ते पे चलते हुए, अगर हाइड्रोजन की बात ना हो, हाइड्रोजन नेशनल हाइड्रोजन मिशन की बात ना हो, तो ये तो भाई गलत हो जाएगा। तो वी नाउ हैव द नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ये 2023 में लॉन्च हुआ था, लेकिन इस बार के बजट में भी इसको एलोकेशन दी गई है। बेसिकली ये 2 फेजेज़ में पूरा होगा। पहला फेज़ 23 से लेके 26 तक है, दूसरा फेज़ 26 से स्टार्ट होगा 2030। नेशनल हाइड्रोजन मिशन का गोल क्या है? गोल ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाना प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के लिए ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? याद रखिएगा, वर्ड मैंने यूज़ क्या किया, ग्रीन हाइड्रोजन। इंडिया को एक ग्लोबल प्लेयर बनाना ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिए। इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, आपको याद रखना है ये कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की एजेंसी हो। तो स्कीम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी याद रख लीजिएगा, निस्सा, NISC, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। और मिनिस्ट्री याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देखिएगा। हाइड्रोजन कलर कोडिंग के हिसाब से कुछ टाइप के होते हैं, जैसे ब्राउन और ब्लैक हाइड्रोजन। ओके, ये कोल से निकलता है। ग्रे हाइड्रोजन, ये मीथेन रिफॉर्मेशन की प्रोसेस से, ये यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस होता है, उसको ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। ब्राउन ब्लैक वो होता है जो कोल से एक्सट्रैक्ट किया जाए। ब्लू हाइड्रोजन वो होता है जो कोल गैसिफिकेशन से प्रोड्यूस हो या मीथेन रिफॉर्मेशन से प्रोड्यूस। टर्क्वाइस हाइड्रोजन जो पायरोलिसिस से निकलता है। पिंक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोलिसिस से निकलता है। और ग्रीन हाइड्रोजन वो है जो इलेक्ट्रोलिसिस, बायोमास बायोमास गैसिफिकेशन से प्रोड्यूस होता है। ये रिन्यूएबल है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलिसिस से, बायोमास गैसिफिकेशन से प्रोड्यूस करना, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस से, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन हाइड्रोजन। इसी ग्रीन हाइड्रोजन की हमने प्रोडक्शन को क्या करना है, इतना ज़्यादा बढ़ाना है कि इंडिया इसका मेजर एक्सपोर्टर बन जाए। ओके, सो ये ग्रीन हाइड्रोजन है। जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो गया? करंट का यूज़ करना, ठीक है ना? आप अगर करंट प्रोड्यूस करेंगे तो वाटर जो H2O होता है, H2O को H2O और O2 में 2 एटम्स में तोड़ देगा, तो यहाँ से हम लोग यूज़ कर लेंगे हाइड्रोजन को। दिस इज़ द ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, इसको कहीं न कहीं, जैसे मैंने कहा, गैसिफिकेशन से भी ड्राइव किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस एंड बायोमास गैसिफिकेशन 2 प्रोसेसेस है इसके। ये ग्रीन हाइड्रोजन है, ये फ्यूल सेल्स में ज़रूरत पड़ता है। अगेन आपके फ्यूल सेल्स में, एविएशन में, मैरीटाइम में। ओके, ये वो जगह हैं जहाँ से इसे किया जाता है। अब रिन्यूएबल सोर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, जैसे सोलार है, हाइड्रोजन हो गया, न्यूक्लियर हो गया, तो वी नीड द सेमीकंडक्टर्स। तो अगला पॉइंट इज़ द सेमीकंडक्टर मिशन। सेमीकंडक्टर मिशन सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी यानी माइटी के अंतर्गत।
सेमीकंडक्टर्स को चिप कहा जाता है। सेमीकंडक्टर्स होते क्या है? टाइनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जिसके अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं, डायोड्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं और रेजिस्ट आईएसएम के इसका नोडल एजेंसी है इंडिया में। क्लियर? इस चीज़ को याद रखिए। क्लियर? तो ये इंडियन जो ये आप देखेंगे सेमीकंडक्टर जो मिशन है, इसमें बेसिकली इंडिया सेमीकंडक्टर ये जो चिप्स होती है, सेमीकंडक्टर की चिप्स जो होती हैं सिलिकॉन बेस्ड, जो आप सोलार पावर में भी देखेंगे, बाकी जगह भी देखेंगे, फ़ोन्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ में भी आप इसे देखेंगे, इसकी प्रोडक्शन की ओर ध्यान दे रहा है। बिकॉज़ दिस इज़ द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। ओके? तो इसमें आप देखेंगे, इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स है। पहला इंडिया में डिस्प्ले फैब्स बनाना, ओके? इंडिया में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स को सेटअप करना और इसी में अगर आप देखेंगे देयर इज़ ओसैट फैसिलिटीज़ इंडिया में बनाना। तो दीज़ आर द 3 मेन पिलर्स जो इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अचीव करेगी, इस गोल को अचीव करने के लिए यूज़ करेगी। अगर आप देखेंगे रिसेंटली नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने केन्स सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड का एक यूनिट लगाया हुआ है गुजरात में, ये याद रखिएगा अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया, केन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पर इंस्टॉल की है? ये गुजरात में इंस्टॉल की गई है। एम क्या है इसका? सेमीकंडक्टर मिशन को अचीव करेगी। 3300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। ओके, 60 लाख चिप्स पर डे यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी एंड विद दिस गोल इंडिया एक सेमीकंडक्टर चैंपियन बनेगा वर्ल्ड में। तो ये कुछ स्कीम्स थी जो आपके इस बार प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये पता चल जाएगा कि स्कीम से मेनली क्या-क्या चीज़ों को फोकस करना है। इन सब के पीवाईक्यूज़ भी एक बार देख लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग अन अकेडमी। हैव अ वंडरफुल डे अहेड ऑफ यू गाइस। लेट्स क्रैक इट।